जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन इन दोनों टॉपिकों को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है तो पूरा वीडियो इसका देख लीजिएगा। जैसे हमने आप लोगों से बताया था कि हम इसकी 2 या 3 क्लास लेकर के हैं। इन दोनों 3 क्लास में हम पूरा पर्यावरण को कंप्लीट कर देंगे। तो जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण के यूपीएसआई अभी एग्जाम चूँकि यूपीएसआई का होना तो यूपीएसआई कांस्टेबल और होमगार्ड तीनों के लिए ये काम आ जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग इसी पे बेस है हमारी पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। इससे पहले टॉपिक में हमने आप लोगों को पढ़ाया था पर्यावरण से संबंधित अधिनियम, संबंधित संगठन और सम्मेलन। इसके बाद हमने पढ़ाया था महत्वपूर्ण आंदोलन, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और पर्यावरणीय संस्थान। तो लगभग ये इनको मिलाकर के 2 टॉपिक को मिलाकर के लगभग 8 से 9 टॉपिक आपके पास हो जाएंगे। इतना पर्याप्त है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जितने टॉपिक बताए इनसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। तो पहले पढ़ लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण। बिल्कुल बेसिक की समझते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है। तो मानव गतिविधियों के कारण परिवेश में होने वाले प्रतिकूल परिवर्तन को ही हम लोग पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। एक टर्म इसी पे इस्तेमाल होता है, प्रदूषक क्या है, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, तो उनको समझ लेते हैं। वे पदार्थ जो पर्यावरण को दूषित करते हैं उनको प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे CO2, NO2, फ्लाई ऐश, CO या ओजोन या धुआं, ये सब पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करने का काम कराते हैं। तो ये सभी प्रदूषक कहलाते थे। हमने पर्यावरण की परिभाषा समझी और प्रदूषक की। अब क्वेश्चन हमारा कई लेवल से क्वेश्चन आता है। पहला होता है कि पर्यावरण जो प्रदूषक होते हैं तो प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप बताइए स्रोत के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं। तो स्रोत के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक प्रदूषक, दूसरा द्वितीयक प्रदूषक। तो प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे स्रोत से निकलकर पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, वो कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक जो पर्यावरण के अंदर अन्य घटकों से अपक्रिया के बाद बनते हैं वो कहलाते हैं द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण में हम लोग CO, SO2, N2O आदि इन गैसों को देखते हैं। अगर द्वितीयक प्रदूषक में बात करें तो ओजोन, पैन, स्मॉग में ही जैसे धुआं और कोहरा आता है। तो अब इनसे क्वेश्चन आपसे पूछता कैसे, हमने बताया है आप लोगों को हम बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ाएंगे, सरसरी नेचर में पढ़ाएंगे जहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है। और ये जो आपके पास ऑप्शन लिखे हैं इन्हीं ऑप्शन से आपसे क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से बस ये याद रखिएगा। अब जैसे प्रदूषक के प्रकार की अगर बात करें अपघटन के आधार पे, इनको डिटेल में जो अभी लेखपाल की वैकेंसी है, ये लेखपाल के बैच में हम डिटेल से पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं प्रदूषक जो होते हैं अपघटन के आधार पे। तो अपघटन के आधार पे भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव अपघटनी, ठीक है, इसी को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, या दूसरा होता है जैव अनअपघटनीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जैव अपघटनीय यानी बायोडिग्रेडेबल क्या प्रदूषक होते हैं, तो जिनका जीवाणु और कवक द्वारा अपघटन संभव हो वो जैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। और जैव अनअपघटनीय प्रदूषक कौन होते हैं, तो जिनका अपघटन संभव ना हो वो कहलाते हैं जैव अनअपघटनीय प्रदूषक। अब जैव अपघटनीय प्रदूषक में क्या क्या आता है, लकड़ी, कागज, गोबर, सीवेज, जैविक खाद और कचरा, ये सब किसके उदाहरण है, तो जैविक अपघटनी के। और जैव अनअपघटनी के उदाहरण में पारा, प्लास्टिक, पॉलीथीन और DDT आता है। तो ये आपको याद रखना है, बताया है बिल्कुल उदाहरण से ही आपसे क्वेश्चन पूछता है, उदाहरण से ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, और आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, तो उदाहरण से ही आपको याद रखना है इनको, ठीक है। चलिए PDF के लिए आपको बता दिया कि ये बैच चल रहे हैं हमारे, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। PDF आपको हमने वादा किया था कि जो भी 3 वीडियो पर्यावरण के लेकर के आएंगे, होमगार्ड, कांस्टेबल, SI, इन तीनों बैच में हम इसकी PDF लगवा देंगे एनवायरनमेंट की। तो आप लोग जा करके उनको जल्दी से रिवीजन कर लेना। अभी SI के लिए टाइम है, तो आप लोग ये लगभग आप मान के चलो 6-7 पेज होंगे, तो आप उनको अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो PDF आपकी अपडेट कर दी जाएगी आज रात में या सुबह आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी पेड बैच है उनमें आपको मिल जाएगी। देखिए अभी होमगार्ड का बैच चल रहा है, यूपी कांस्टेबल का चल रहा है, SI का चल रहा है और SSC GD का। इसके अलावा RO ARO और लेखपाल, इनके बैच चालू हो गए हैं।
ठीक है। ऑफर के साथ बैच है, तो आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस रिव्यू के नाम से हमारा एप्लीकेशन है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप इसमें व्हाट्सअप ही कीजिएगा। ठीक है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैचों की डिटेल देख सकते हो, या फिर आपको दिक्कत है तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए, टीम आपको पूरी जानकारी दे देगी। चलिए आगे देखते हैं। हमने ऊपर क्या समझा, प्रदूषक के प्रकार समझे। पहला प्रदूषक का प्रकार जो स्रोत के आधार पर समझा। दूसरा समझा हमने अपघटन के आधार पे जैव अपघटनी और जैव अनअपघटनी के बारे में समझा। ठीक है, उदाहरण ही इंपॉर्टेंट हैं। अब एक प्रदूषक आपने देखा होगा वातावरण के अकॉर्डिंग होते हैं, तो वातावरण के अकॉर्डिंग कौन से होते हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ठीक है, जल, ध्वनि, वायु और मृदा प्रदूषण, तो ये कहलाते हैं किसके आधार पे, तो ये हो जाते हैं हमारे वातावरण के आधार पे। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इनसे जो क्वेश्चन आता है आपको, मृदा, वायु या जल, इनसे तो क्वेश्चन बहुत बेसिक आता है, लेकिन सबसे जो अहम यहाँ पे कड़ी है वो है ये आपकी, कि जो प्रदूषक से पूछता है वो उनके तत्व, रोग से पूछता है। कि जैसे आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं, आपने ये सुना होगा, पूछता है मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है, किसकी अधिकता से होता है, तो जब पारा बढ़ता है, ठीक है, बॉडी में, तो मिनीमाटा रोग होता है। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है। फ्लोराइड की अधिकता से दांत व हड्डियों की समस्या होती है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है। कैंडियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। रेडिएशन की अधिकता से फेफड़ों का कैंसर होता है। तो ये हमने आप लोगों को रोग बता दिए जो प्रदूषण के कारण होते हैं। लिख के रख लो, क्वेश्चन यहाँ से आपका जनरेट होता है, क्वेश्चन आपका बनता है। और आप इतने जो हमने बताए, 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 ये जो आपको बताए हमने, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ये बीमारियां एग्जाम में डायरेक्ट कभी मैच कराने के लिए आती हैं, कभी डायरेक्ट एक सिंगल क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। अधिकतम पूछा जाता है, आपने देखा होगा, प्रैक्टिस लगाया होगा कि आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है, ब्लैक फुट रोग होता है। चलिए, बेंजीन की अधिकता से ल्यूकेमिया रोग होता है। एसिटिन की अधिकता से मस्तिष्क का कैंसर होता है। ठीक है, तो इतने आपको याद करने हैं। हमने यहाँ पे 8-9 ठो लिख दिए हैं, बस इतने से आपका काम बन जाएगा। ज़्यादा ना दिमाग लगाइएगा, ये आपको इतने याद करने हैं। ठीक, इतने आपको, ये रोग वाला है तो रोग से आपको इतने याद करने हैं। अब एक यहाँ पे और बनता है क्वेश्चन, प्रदूषण के सूचक पूछता है। प्रदूषण के सूचक कैसे, जैसे वायु प्रदूषण का सूचक क्या है, तो लाइकेन है वायु प्रदूषण का सूचक। मलमूत्र प्रदूषण का सूचक क्या है, तो ई कोली बैक्टीरिया है। जल प्रदूषण का सूचक क्या है, तो डायटम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं, ये आप अच्छे से इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ऑफ इसका ले लीजिएगा। प्रदूषण नियंत्रण व उपयोगी वृक्ष, वृक्ष से तो हालांकि ये आरो में से क्वेश्चन कई बार निकल के आया है, लेकिन आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे जल प्रदूषण को अगर कम करना है तो जलकुंभी का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें जलकुंभी पौधा होता है तो उसको लगाया जाता है, तो जल प्रदूषण कम हो जाता है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बोग नवेलिया का पौधा इस्तेमाल किया जाता है। धूल प्रदूषण को शहतूत और नीम, और ध्वनि प्रदूषण के लिए अशोक का पेड़ लगाया जाता है, ध्वनि प्रदूषण के लिए को कम करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप इसमें 2 चीजें तो आपको बिल्कुल याद रखनी है, एक तो रोग का याद रखना है, दूसरा आपको सूचक याद रखनी है। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं, ये गैस, इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो गैसों से कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछता है, बताते हैं। जैसे आपसे ये पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से मिलती है, ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का दहन। ठीक है, पृथ्वी के तापमान को वृद्धि करता है, सबसे ज्यादा पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम जो करता है कार्बन डाइऑक्साइड करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन ईंधन का अधूरा दहन ही कहलाता है। ये सांस और फेफड़ों की समस्याओं को प्रभावित करता है। सल्फर डाइऑक्साइड रासायनिक ईंधन का दहन से, ये अम्लीय वर्षा के लिए जरूरी होता है सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जीवाश्म ईंधन का जलना होता है। ताप वृद्धि और श्वसन रोग से संबंधित है। ये ओजोन, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण ये फेफड़ों को हानि पहुंचाता है। मीथेन प्राकृतिक गैस, पशुपालन, चावल के खेत, ये उसी को धान का खेत कहा जाता है। कोयला खनन, ठीक है, इनसे प्राप्त होता है। तो जो क्वेश्चन ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो मीथेन का पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है, ये पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जितने भी कोल्ड स्टोर होते हैं वहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होती है। ये ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जो ओजोन गैस की लेयर है उसको नष्ट करने में जो सबसे ज़्यादा कारगर गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
इसके बाद हाइड्रोकार्बन, जो अनहाइड्रोकार्बन होते हैं औद्योगिक क्रियाओं के द्वारा उत्सर्जित होते हैं, ताप वृद्धि और आंखों में जलन के जिम्मेदार होता है। फ्लाई ऐश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से निकलता है और अस्थमा रोग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। तो इसमें मुख्य रूप से आपको किनको याद रखना है, तो आपको फ्लाई ऐश याद रखना है, मीथेन याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद रखना है, ओजोन गैस याद रखना है और सल्फर डाइऑक्साइड, इतनी आपको याद रखनी है। इनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। तो इसीलिए गैस वाला पूरा एक सेगमेंट एक चार्ट पे हमने यहाँ पे सम्मिलित कर दिया था। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं ग्रीन हाउस के बारे में। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो अब हम लोग इसी चैप्टर को यहाँ पे इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसे हरित गृह गैस या पौधे घर गैस भी कहा जाता है। ये गैस पृथ्वी की ऊष्मा को वायुमंडल में रोक कर तापमान को बढ़ाने का काम करती है। तो ये देखो, जैसे ये कांच का बॉक्स बनाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि सूर्य की किरणें हैं, जैसे ही बॉक्स के अंदर आ जाती हैं, ठीक है, गर्मी बढ़ा देंगी, लेकिन इस बॉक्स से बाहर वो नहीं जा पाती। टेम्परेचर में वृद्धि करना, देखो अब इसके लिए जिम्मेदार गैसें कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो होती है CO2। देखो इसको, CO2 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो CO2 के लिए पढ़ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, इसका सर्वाधिक योगदान लगभग 60% है। मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन, ऊपर हमने गैस के बारे में पढ़ा दिया है। मीथेन, इसका योगदान लगभग 20% है। यह धान के खेतों से, ठीक है, आर्द्र भूमियों से जीवाश्म ईंधन के उत्पादन से उत्सर्जित होती है। नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस वाला, तो हमने आप लोगों को ऊपर चार्ट ये समझा ही दिया, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे नीचे मेंशन करी गई है, ठीक है। अब जैसे CFC है, CFC में क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका योगदान लगभग 14% होता है। ये मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे से उत्सर्जित होती है। ये जो हमने बताया ना कोल्ड स्टोर, तो आप मेन याद रखिएगा, कोल्ड स्टोर उसी को प्रशीतक कहा जाता है। एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर से ये गैस उत्पादित होती है। जल वाष्प, ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। इसका प्राकृतिक रूप से वाष्पीकरण होता है, लेकिन बढ़ते तापमान के कारण इसकी मात्रा में भी वृद्धि होती है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव को ये बढ़ाने का काम करता है। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या होते हैं, ठीक है। आपको हालांकि याद इसमें सिर्फ इतना रखना है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस। क्वेश्चन यहीं से आता है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। बाकी हम लोग ये देख लेते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस है ग्लोबल वार्मिंग, वो उससे क्या प्रभाव है। तो तापमान में वृद्धि होती है, ग्लेशियर पिघलते हैं। जब भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे ना, और तापमान में वृद्धि होगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, तटीय क्षेत्रों और द्वीपों का जलमग्न होना, बाढ़ और सूखे की घटना में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, जैव विविधता में कमी और प्रवाल विरंजना, ये सारे किसके प्रभाव हैं, ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक है। प्रमुख मानवीय क्रियाएं जो ग्रीन हाउस गैस बढ़ाती हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जीवाश्म ईंधन का दहन, इनको जलाते हैं, जिससे क्या होती है, गैसेस निकलती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती हैं। वनों की कटाई करते हैं, वनों की जब कटाई होगी तो ऑक्सीजन कम होगी और CO2 की मात्रा बढ़ेगी। प्लास्टिक का जलाना, प्लास्टिक जलाते हैं, उससे भी गैसें निकलती हैं। अत्यधिक शहरीकरण, हम लोग गाँव को खत्म कर रहे हैं, गाँव को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे नष्ट कर रहे हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, ठीक है। एयर कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी तो गैसें निकल रही है, CFC वगैरह निकल रही है। हम लोग AC वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और पेड़ों को काट करके, बड़े बड़े पेड़ों को काट करके हम लोग बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े मॉडल शहरों को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। तो इन सब का इम्पैक्ट ही है ये ग्लोबल वार्मिंग। चलिए इसके नियंत्रण के उपाय क्या हो सकते हैं, तो वृक्षारोपण करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना का मतलब ये है कि जितनी भी सार्वजनिक तौर पे चलाई जा रहे हैं परिवहन है, उनका आप इस्तेमाल करिए। अब एक व्यक्ति के पास 4-4 गाड़ियां हैं, ठीक है, तो इस तरीके से परिवहन क्षमता भी बढ़ी है। तो उसको जब कार्बन जलता है तो वो वायुमंडल में निकलता है, वो जब वायुमंडल में फैलता है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। नवीनीकरण ऊर्जा, सोलर विंड का उपयोग करना, थीआर का उपयोग करना, जैसे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को अपनाना, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करना, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का जो भी समझौते हुए हैं, जैसे पेरिस समझौता था, उसको उसके हिसाब से काम करना। अब अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा टॉपिक है ये अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा को भी देखते हैं। जैसे अम्ल वर्षा क्या है, एसिड रेन क्या होती है, तो यह वह है जिसका pH मान 5.6 से कम होता है, ठीक है। इसका कारण वायुमंडल में मौजूद सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, जो जल वाष्प के साथ मिलकर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और
नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। मुख्य रूप से आप चित्र से समझ लो, जैसे ये है, देखो अब क्या था, ये फैक्ट्रियों से सल्फर डाइऑक्साइड निकली, ठीक है, इसके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकली। इन्होंने क्या किया, जल वाष्प के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाया, और ये बारिश के रूप में जब धरती पे गिरती है तो सबसे ज़्यादा तो पेड़ों को नुकसान होता है कि पेड़ों में पतझड़ हो जाती है पूरी। एक तरीके से जब एसिड किसी चीज़ पे गिराया जाएगा तो उससे भारी भरकम नुकसान होता है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, सिर्फ ये चीज़ याद रखनी कि इसके लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र याद रखना है, और नाइट्रिक अम्ल ये याद रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बस दो बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, ये दोनों याद रखनी है, ये चीज़ें बस इतना आप याद रखोगे, बस आपका काम बन जाएगा। अम्ल वर्षा में लिए बस इसी से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, चीज़ें आपने अच्छे से समझी होंगी, बस आप इतना अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनकी पीपीटी हमने तो कंप्लीट ही कर दी है, आप लोगों को आज रात में या सुबह तक आप देखना, इसकी इन्वायरमेंट की आप लोगों को पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी एप्लीकेशन में, तो आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना। ज़्यादा नहीं होगी, 7-8 पेज की होगी, बस आप अच्छे से उनको पढ़ लेना, एक बार सरसरी नज़र मार लेना। अगर पर्यावरण से क्वेश्चन आएगा तो 90% उम्मीद है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।